आज से पहले जितने भी जादूगर थे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। ये कला उन्होंने अपने तक रखी और साथ लेके मर गए, या फिर ये कला उन्होंने मैक्सिमम अपने बच्चों को दी। तो मैं इस कला को बांटूंगा, क्योंकि जो कला बटेगी नहीं उसका उत्थान नहीं होगा, वो लुप्त होगी। काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमने उस काम को इतना ऊपर ले आए कि आज मेरा बेटा जो है, जब उसकी शादी हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा जादूगर है, तो सामने वाले यानी लड़की वाले ये कहने लगे हमें जादूगर से ही शादी करनी है। कलाकार के लिए कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का धर्म है एंटरटेन करना। वो सामने ये नहीं देखता कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। मैंने सबके लिए काम किया। सर, जादू हमारी बहुत पारंपरिक विरासत है, धरोहर है भारतीय संस्कृति की। आप उसे जिंदा रख रहे हैं, यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर उसको जिंदा कर रहे हैं। तो सर, इसके लिए सरकार या प्रशासन ने कभी आपको पुरस्कृत किया है? हाँ जी, जादू हमारे देश की लुप्त होती हुई कला है, जैसे सर्कस भी लुप्त होती कला है। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में जब खुराना साहब थे, उन्होंने काफ़ी इसको बढ़ावा दिया। हमारे देश के अब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें भी निकल कर आ रही हैं। देश के हर रियलिटी शो में अब जादू को एक अंग माना जा रहा है। और लेकिन अभी भी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लुप्त हुई कला पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैजिक को एक अभिन्न और प्रमुख अंग मानकर, जिस प्रकार से हमारे देश की 64 परंपरागत कलाएं हैं और आदिकाल से चला आ रहा है। राजा महाराजाओं के दरबार में 9 रत्न होते थे, उनमें से एक जादूगर होता था। ये कला महलों से सड़कों पर आ गई और हम आम भाषा में उनको मदारी कहने लग पड़े। उन मदारी वो आज भी सड़क पर दर दर की ठोकरें खाते हैं। हर जगह पर, हर पार्क में ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मर, चाहे वो जादू है, चाहे वो गाने वाले हैं, चाहे वो अपकमिंग स्टार हैं, एक स्पेस होना चाहिए हर राज्य में, एक जगह होनी चाहिए जहां पर वो जाके काम कर सकें और आई हुई पब्लिक उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनको मेहनताना दे सकें। चाहे वो 1 रुपया दे, चाहे 100 रुपये दे, चाहे 1000 रुपये दें। ऐसे हर राज्य में, हर गली में, हर पार्क में होना चाहिए, क्योंकि जब वो दिखाते हैं तो शासन प्रशासन लोकल आके उनको काम करने नहीं देता। प्रशासन भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भीड़ लग जाती है, किसी की जेब कट जाती है। तो ऐसे हर गली मोहल्ले में एक स्थान फिक्स होना चाहिए, जिससे हमारी कला बढ़ेगी। जब कला बढ़ेगी, संस्कृति बढ़ेगी, तो हमारे देश का नाम होगा। और हम जैसे ICCR एक हमारी संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, वो यहाँ से कलाकार बाहर ले जाती है, बाहर के कलाकार यहाँ आते हैं। तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने कभी राजा महाराजाओं के यहाँ काम किया था, वो वहाँ जाएं, अपनी कला दिखाएं और उनकी कला हमारे पास आए, तो इससे कला का उत्थान होगा। सर, आपकी सोच बहुत उम्दा है। आप चाहते हैं कि आपकी कला को लेकर आप ना बने, मतलब आप अपना आगे उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना भी चाहते हैं, जिसके लिए सर ने दिल्ली मैजिक ऑफ स्कूल की स्थापना की है। सर, थोड़ा आप उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरे सिस्टम में कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन चर्चा करनी चाहिए। आज से पहले जितने भी जादूगर थे, मैं उनके नाम नहीं लूंगा। ये कला उन्होंने अपने तक रखी और साथ लेके मर गए, या फिर ये कला उन्होंने मैक्सिमम अपने बच्चों को दी। तो मैं इस कला को बांटूंगा, क्योंकि जो कला बटेगी नहीं उसका उत्थान नहीं होगा, वो लुप्त होगी। तो मैंने 95 में दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक की स्थापना की और उसमें गुरु शिष्य परंपरा में जिनके पास पैसे थे उनको पैसे लेके जादू सिखाया, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको गुरु शिष्य परंपरा में अपनाया और उनको मैजिक सिखाया। आज वो हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जादू दिखाकर इस कला से अपने फैमिली का अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से मैंने राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दिया, यानी एक एम्प्लॉयमेंट दी। तो जिस प्रकार से हमारा दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक है, उसमें कोई भी व्यक्ति आना चाहे सीख सकता है, गुरु शिष्य परंपरा में सीख सकता है। तो इस कला को मैं साथ लेके नहीं मरना चाहता। मैं इस धरती को छोड़ने से पहले हमारे देश की इस परंपरागत कला को बांटना चाहता हूँ। सर, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अगर परिवार का सहयोग उसमें मिलता है तो वो कार्य दिन दुगनी चौगनी तरक्की करता है। तो अगर आपके परिवार की बात करें तो उनका सहयोग आपको कहाँ तक मिलता है इस कार्य में? बिल्कुल अच्छी बात की। लगभग 32 साल पहले अगर आप किसी को बोलो कि लड़का क्या काम करता है, शादी की बात हो, तो कोई बोले कि लड़का जादूगर है, तो किसी ने लड़की देनी नहीं थी। तो आई वॉज वेरी मच स्मार्ट, क्लेवर नहीं था, मैं स्मार्ट था। मैंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और मोहन मिकिन सबसे बड़ी एशियाज़ की बिगेस्ट ब्रीवरी है, उसमें काम किया और मैं काम करता रहा। 1989 में जब मेरी शादी हुई तो पूछे लड़का क्या काम करता है, तो बोलते हैं लड़का अकाउंट्स असिस्टेंट है।
तो लड़का अकाउंटेंट है। ऑल्दो आई वाज नॉट अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट था। मेरी शादी हो गई तो मेरी पहले माताजी ने मुझे सहारा दिया कि आप जो सीखना चाहते हैं करें। तो नंबर गेम में नहीं भागना चाहिए, बच्चे को कोई ना कोई कला आनी चाहिए। तो मेरी माता ने कहा ये जादू सीख रहा है तो कोई नहीं करे। तो जब मैंने अपनी वाइफ से बात की कि वो कहने लगी आप अपने ऑफिस नहीं जा रहे, तो मैंने कहा मैं एक जादूगर हूँ, अगर आप चाहो तो। उस वक्त मुझे मोहन मिकिन में 350 रुपये, और जब मेरी शादी हुई थी तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते थे। तो मैंने कहा अगर मैं घर में रहूँ और शो करूँ तो मैं 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है आप छोड़ दीजिए नौकरी। तो दूसरी कहते हैं ना किसी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो पहले मेरी माता का हाथ था, फिर मेरी पत्नी का हाथ हुआ। आज मैं देश का सबसे महंगा जादूगर हूँ। 5 लाख रुपए मेरे शो के चार्जेस हैं। मेरा बेटा जो इंजीनियर है वो भी कॉर्पोरेट शो करता है, तो वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट करके वो भी 5 लाख रुपए तक के शो करता है। तो हमने इस मैजिक के सेक्टर को फर्श से उठाकर अर्श पे ले आए, यानी उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बना दिया। हम एक देश के बहुत बड़े ब्रांड के 73 शहरों में उनके लिए शो करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आपके माइंड के ऊपर है। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। बड़ा है तो बाटा, छोटा है तो मोची। बड़ा है तो टाटा, छोटा है तो लोहार। बड़ा है तो 5 स्टार होटल, छोटा है तो ढाबा। बड़ा है तो मैजिशियन, छोटा है तो मदारी। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमने उस काम को इतना ऊपर ले आए कि आज मेरा बेटा जो है, जब उसकी शादी हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा बेटा जादूगर है, तो सामने वाले यानी लड़की वाले ये कहने लगे हमें जादूगर से ही शादी करनी है। तो आपके ऊपर है। तो मैं यंगस्टर को भी ये चाहूँगा कि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई खेल करना चाहिए। और चाहे वो जादू हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, कुछ भी करना चाहिए। अपने बच्चों को नंबर गेम में नहीं भागना चाहिए। इतने बड़े लेवल के बाद भी सर बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में इन्होंने लाखों मतलब लोगों को मनोरंजन दिया और कोरोना से बाहर निकालने में मदद की। तो सर उसके बारे में, उस टाइम के बारे में कुछ बताइए आप। जैसे ही लॉकडाउन पहला चालू हुआ तो मेरे एरिया के एसडीएम और डीएम साहब का फ़ोन आया, और मेरे एरिया के जो एमपी थे गौतम गंभीर जी, वो कहने लगे कि हमें यहाँ पर जो क्वारंटाइन पीपल हैं उनके लिए उनको उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए मैजिक दिखाना है। क्योंकि कुछ लोग इभास हॉस्पिटल में जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे उनको भर्ती कर रहे थे। तो मैंने अपनी लाइफ पे, अपनी जान पे जोखिम लेकर, हिंदुस्तान का शायद मैं पहला कलाकार हूँ, आप गूगल कीजिएगा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के जितने भी सितारे थे अपने घर पे बैठकर अपनी वीडियो बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे और मार्केट में दे रहे थे। लेकिन लाइव जादूगर राजकुमार, उनका परिवार में उनका बेटा और उनकी टीम मिलकर जितने दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर थे, चाहे वो राज्य सरकार ने करा रखे थे, चाहे वो दिल्ली पुलिस ने करा रखे थे, मैंने अपनी लाइफ का रिस्क लेके सुबह 7 बजे से लेके इवन पीपी किट पहन करके मैंने पब्लिक में जाकर अपने परफॉर्मेंस दिए। और मेरे शो का नाम था MMM, यानी मैजिक मोटिवेशन विद द मैसेज। मैंने उनको मोटिवेट किया, मैसेज दिया और मैजिक दिखाया। और अंत में मैं कोरोना से यानी कोविड से गिरफ्त हो गया, मेरी फैमिली गिरफ्त हो गई, जिसमें मेरी माता जी हमारे बीच में नहीं रहे और मैं भी 10 दिन मैक्स हॉस्पिटल में रह के जिंदा वापस आया पब्लिक के आशीर्वाद से। और आज तक लॉकडाउन जब ख़त्म भी हो गया है, लॉकडाउन शुरू होने से लेकर आज तक मैं बाहर ही हूँ, यानी मैं घर पे नहीं बैठा। और ये सिर्फ ये है कि प्रभु जो परमपिता परमेश्वर हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, सुपरनेचुरल पावर हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी है, मैंने नहीं देखा। कलाकार के लिए कोई धर्म नहीं होता। कलाकार का धर्म है एंटरटेन करना। वो सामने ये नहीं देखता कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। मैंने सबके लिए काम किया और आज परमपिता परमेश्वर की वजह से मैं जिंदा हूँ। और मुझे लगता है कि कोविड से मैं बचा हूँ तो मेरी उम्र अभी चालू हुई है, तो मुझे अभी और 100 साल जीना है, ऐसा मेरी धारणा है। धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कलाएं आप हमारे दर्शकों को दिखाएं तो। अभी मैंने देखा, खाली हाथ से मैंने आपके सामने नोट बनाए। अभी मैं एक कला दिखाने के लिए जा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये एक रस्सी है और ये एक सीजर है। सबसे पहले तो ये मैं रस्सी चेक कराना चाहूँगा, कोई खींच के इसको चेक करेंगे। हाँ, ये रस्सी ठीक खींचिए खींचिए खींचिए, पक्की है। तो आपके साथ मैं करता हूँ। आप इस रस्सी को, रेस्पेक्टेड विभा मैम, लीजिए, इस रस्सी को काटिए। अच्छा, हम सर दर्शकों में से किसी बच्चे को बुला लेते हैं। इनोसेंट बच्चे हैं हमारे साथ बहुत सारे। आइए, क्या नाम है आपका? भाग्या। भाग्या जी, आप इसको रस्सी काटिए, आराम से आराम से आराम से, हाथ बचा के। गुड, तो ये रस्सी कट गई, वेरी गुड। तो ये रस्सी मेरे सामने है। आइए आइए, इधर बैठिए, ये रस्सी मेरे सामने है, ठीक है, बैठिए मैम। अब ये रस्सी मेरे सामने है, इस रस्सी को मैं आपके सामने सेंटर से फिर कटवाऊंगा। इस सेंटर से फिर काटिए, लाइए मुझे दे दीजिए। रस्सी को जब काटते हैं
ये कट गई। इस रस्सी के बताएंगे कितने टुकड़े हो गए, बताइए। 2। इस रस्सी को मैं आपस में नॉट कर देता हूं, ये नॉट कर देता हूं। रस्सी आपस में नॉट होने के बाद, 2 टुकड़े होने के बाद बीचों बीच में एक नाट है, ठीक है, बीचों बीच में एक नाट है। और इस नाट को मैं अपने हाथ पर लपेट रहा हूं। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा। रस्सी आपके सामने काटी है और ये गांठ बीचों बीच में है। इस गांठ को मैं यहां रखता हूं। मैं कहीं भी जाऊं अपनी जेब में 24 घंटे थोड़ा सा जादू का मसाला रखता हूं, विच इज इनविजिबल पाउडर। आप इसको पकड़िए, ये रस्सी धीरे धीरे खींचिए। विभा आप भी खींचिए और बेटा आप भी खींचिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। तालियां तो बनती हैं इतने बड़े जादू बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आप देखिए, इस रस्सी का मैं एक टुकड़ा और काटता हूं और एक मैसेज देता हूं कि हमारे देश में इतने % लोग अमीर हैं, इतने % लोग अमीर हैं। पकड़िए, और हमारे देश में, गौर से देखिए, सीजर दीजिए, कैंची। हमारे देश में इतने % लोग अमीर हैं, इतने % लोग मीडियम क्लास हैं, और सबसे ज्यादा कौन है, जोर से बोलिए, पुअर क्लास है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में सभी के सभी बराबर हो जाएं। रस्सी आपके सामने है, ये पहली रस्सी है, ये दूसरी रस्सी है उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी रस्सी है। मैं सिर्फ, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बोलते हैं आकुश काकुश गिली 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 अदाबरा कदाबरा। सो आई विल काउंट 1 2 and 3, तो ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तालियां तो बनती हैं। बहुत ही उम्दा जादूगिरी है हमारे सामने। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। लेकिन ये एक जादू जो है ना, एक सपना है। आप एक कोई भी रस्सी खींचिए, कोई भी एक रस्सी खींचिए, वेरी गुड। एक और खींचिए, एक और खींचिए, वेरी गुड। रस्सियां तो वैसी ही हैं, आपको लगा कि ये बराबर हो गई। सो दैट्स अ मैजिक। हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है। ये टेक्निक अगर आपके बच्चे जान जाएंगे तो आपके घर में सो कॉल्ड गॉडमैन, सो कॉल्ड तांत्रिक आके आपको ठग नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमारे शो के माध्यम से समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा देश साधु संत महात्माओं का देश है। हमें विश्वास करना चाहिए। हमें हर उस सक्सेसफुल व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो जिस सक्सेसफुल फील्ड का मास्टर है। अगर आपके बच्चे या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछिए, ना कि तांत्रिक से। अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो किसी अच्छी टीचर से बात कीजिए कि वो मैथ्स में, इंग्लिश में कमज़ोर है, उसको वो संभव कीजिए। चाहे ट्यूशन पढ़ाइए, चाहे आप पढ़ाइए, तो उससे सलाह लीजिए। कोई तांत्रिक या सो कॉल्ड गॉडमैन उसको नहीं पढ़ा पाएगा। अगर आप बीमार हैं तो ऐसे लोगों के पास मत जाएं जो आपको सिर्फ हवाबाजी में आपको कहें कि हम ठीक कर देंगे। जो व्यक्ति जो अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर है जिस फील्ड का, चाहे आपको खांसी है, चाहे आपको बुखार है, चाहे आपको क्रोनिक डिजीज है, कुछ भी है, उस व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है कि विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास तो करना हमारा फर्ज है। जब हम प्लेन में बैठते हैं तो हम पायलट से जाके ये नहीं पूछते कि आप ठीक ठाक हो, आपकी वाइफ ठीक है, आप हमें जयपुर पे या कनाडा में सही ढंग से पहुंचा देंगे। विश्वास करते हैं ना। ट्रेन में बैठते हैं, कभी आज तक इंजन ड्राइवर से हमने पूछा नहीं कि आप हमें सही बॉम्बे में ले जाएंगे ना, तो विश्वास तो करते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, विश्वास करते हैं। ये नहीं देखते किचन में क्या था, वेज था या नॉन वेज था, विश्वास करते हैं। विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। चैनल 7 के माध्यम से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, कर्म करेंगे तो वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। और एक सूत्र है, 10,000 घंटे, 10,000 घंटे अगर आप क्रिकेट खेल लेंगे तो आप सचिन तेंदुलकर गावस्कर बन जाएंगे। 10,000 घंटे अगर आप जादू की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप विश्व का सबसे बड़ा जादूगर बन जाएंगे। 10,000 घंटे आप इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आप इंग्लिश के विज्ञाता बन जाएंगे। 10,000 घंटे आप बैडमिंटन खेल लेंगे तो आप टॉप क्लास बन जाएंगे। 10,000 घंटे का रूल है। कोई भी विषय, कोई भी खेल, कोई भी चीज 10,000 घंटे, यानी डेली आपको 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जिस दिन आपके 10,000 घंटे नॉन स्टॉप किए होंगे तो आप विश्व के सबसे टॉप मोस्ट खिलाड़ी होंगे, सिंगर होंगे, डांसर होंगे, प्लेयर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, सब कुछ होंगे। 10,000 घंटे का ये सूत्र है। धन्यवाद।
आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ पर खुशी सबसे अनमोल है और उस खुशी को बांटने का कार्य, मनोरंजन का कार्य सर आप कर रहे हैं। आपको आपके इस कार्य के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।